हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पर प्रोग्राम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैट्रिक्स हर ऑर्डर के लिए पॉसिबल, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हर ऑर्डर के लिए पॉसिबल है या क्या कंडीशन होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कम से कम हमें कितनी मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है? 2 की। जैसे मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसके जो कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 की है। और कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 2 की है। तो क्या पहले आप ये दो, क्या मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है और कितने क्रॉस? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सी का नाम दे दो, ए क्रॉस बी, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो क्या होता है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है हर ऑर्डर में पॉसिबल नहीं होती है। कब पॉसिबल होती है? जब पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो दूसरे के रो के इक्वल होनी चाहिए। कैसे? अगर ए जनरल फॉर्म देखते हैं, अगर ए एन क्रॉस कितने की है? पी की है। बी कितने की है? बी कोई एम क्रॉस एल की मैट्रिक्स है, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन सी ए क्रॉस मी कब पॉसिबल होगा? जब पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स का नंबर जैसे 2 क्रॉस 3 है, तो दूसरी का रो के इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी इफ p इज इक्वल्स टू m। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए की कंडीशन होती है क्या? कि जो है पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। और जो c होता है वो कितने ऑर्डर का बनता है? n क्रॉस l का, पहली का रो और दूसरे के कॉलम के मल्टीप्लाई के इक्वल बनता है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है। जैसे जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन पता है कि क्या, पहले हमें ए मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर बी मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर सी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यही सेम प्रोसीजर हमने इसमें करना है। और होता क्या है मल्टीप्लिकेशन में? जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, A12 A13 A21 A22 A23, ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए। मेरे पास बी मैट्रिक्स में एक और ले लेती हूँ, मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, वो कितनी है? B11। तो देखो ये कितने की है? ये बनी है 2 क्रॉस 3 की। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे B3 क्रॉस जितने मर्जी का ले सकती हूँ, B3 का लेना पड़ेगा, मतलब 3 रो होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? 2 ले लेती हूँ मैं, 13 12 और 13, B21 22 B23 B31 B32 B33। तो ये कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि पहली वाली का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? पहले वाली की रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे की फर्स्ट कॉलम से। कैसे? इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, मतलब A11 B11 प्लस ये आपका पहला एलिमेंट आता है A11 B11। तो आप देखो कि जो C मैट्रिक्स है A क्रॉस B की मल्टीप्लिकेशन कितने की बनेगी? ये बनेगी 2 क्रॉस कितने की है? ये 3 की। तो ये मैट्रिक्स आएगी आपके पास 2 क्रॉस 3 की। कैसे मल्टीप्लाई होता है? फर्स्ट इससे B11 दिस इससे प्लस में A12 B21 प्लस में A13 B31। ये पूरा जो होगा वो एक एलिमेंट बनेगा। फिर क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे एक एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो पहला जो पहली एलिमेंट होगा ये इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स से कंप्लीट होगी। अगर उसको A11 B11 A12 B21 प्लस A31 B31 A13 B3, ये आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट रो, पहले मैट्रिक्स की रो को सबके साथ तीनों कॉलम्स के साथ ऑपरेट करना है, फिर दूसरी पर जाओगी जितनी भी आपकी दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम होंगी। फिर A11 B12 प्लस में A12 B22 प्लस में A13 B32, ये होगी पहली के साथ दूसरी। फिर हम तीसरी करते हैं, कितने की बनेगी? यहाँ फिर दूसरी, ये होगी आपके पास मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 2 क्रॉस 3 की बन जाएगी। क्लियर? तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया कि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते क्या है। क्या कंडीशन है? पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ जो कॉलम्स होती हैं वो दूसरी की रो के इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यही सारा सेम प्रोसीजर हमने किस पर अप्लाई करना है? हमने पूरी प्रोग्राम पर अप्लाई करना है। क्या प्रोग्राम गिवन है?
कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। देखो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते ही जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है हैश इंक्लूड। इंक्लूड क्या होता है, ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। और स्टूडियो डॉट एच का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोग्राम राइट करोगे, जो भी आप लिखोगे, इंक्लूड स्टूडियो क्या करेगा, उसको आपकी सी लैंग्वेज के साथ अटैच कर देगा। और स्टूडियो डॉट एच में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन आते हैं। प्रिंट एफ का यूज़ क्या होता है, प्रोग्राम में होता, प्रोग्राम को प्रिंट करवाने के लिए होता है, आउटपुट लाने के लिए होता है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिख चुके हो, रन करवा रहे हो, तो जो आप प्रिंट के साथ लाइन लिखोगे वो आपकी आउटपुट पर वही शो होगी। जैसे आप लिख रहे हो कि एंटर द मैट्रिक्स, प्रिंट एंटर द मैट्रिक्स, तो आउटपुट पर आपकी वो लाइन आ जाएगी। सेकेंड होता है इनपुट हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट होता है। इसमें दो फंक्शन आते हैं, एक गेट सी एच आता है और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है आपका क्लियर स्क्रीन। तो गेट सी एच का यूज़ क्यों होता है, गेट सी एच का होता है कि गेट सी एच है, यहाँ पर देखो अगर इन्होंने कोनियो यूज़ करा है तो आपको क्लियर स्क्रीन मिल गया, क्लियर स्क्रीन यूज़ करा होगा। और दूसरा क्या यूज़ होगा, आपके पास होगा गेट सी एच। क्लियर स्क्रीन का यूज़ क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का यूज़ होता है कि जो आप आउटपुट ले रहे हो, जैसे आपने रन करवा लिया, तो अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं यूज़ करोगे तो जो आउटपुट आएगी वो आपने पहले दो प्रोग्राम लिखे, तो जो नए की अगर आप नए वाले में यूज़ नहीं करोगे क्लियर स्क्रीन, तो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो पहले वाले पेज पर ही आ जाएगी। तो साफ मतलब एक नया पेज फॉर्मेट लाने के लिए आउटपुट के लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। हाँ जी, वॉइड मेन क्या है, जब भी हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए उससे पहले हम मेन वॉइड मेन मतलब यहाँ से एक नेम बताता है सिर्फ कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब क्या है ब्रैकेट, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एलिमेंट्स को डिक्लेयर करवाना होता है कि जो से आपको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उनको डिक्लेयर करवाना होता है। अब इसमें क्या करा, इंटीजर ले लिए ए 10x10, मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स है 10x10 की है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो भी, जैसे हम ये लिखते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की, ए आई जे होती है, यही सेम लिखा हुआ है ए। अब इसमें क्या लिख दिया, ए आई जे, तो इसका मतलब क्या है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को। अब इसमें क्या लिखा, ए 10, इसका मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वो 10x10 की हो सकती है, मैक्सिमम 10x10 की ले सकते हो आप। बी का भी वही मतलब है। तो देखो स्केयर मैट्रिक्स ये कौन सी ले रखी है, ये प्रोग्राम बना रखे हैं उन्होंने स्केयर मैट्रिक्स पर। स्केयर मैट्रिक्स ले ली कि हम जो ए का 10, मतलब इन्होंने ये बोला है कि ये ली नहीं है, इन्होंने ये बोला है कि जो ए मैट्रिक्स है वो 10x10 तक की ले सकते हो आप। बी ले सकते हो 10x, मतलब रो की नंबर मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 10, और रो कॉलम भी कितने हो सकते हैं 10। सिमिलरली बी की बात और देन सी की बात कर रखी है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करोगे ए और बी दो मैट्रिक्स कम से कम होनी चाहिए, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको नाम दे दोगे एक सी मैट्रिक्स का। स्केयर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, क्लियर। और रेक्टेंगल कौन सी होती है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अब इन्होंने क्या लिया, इंट एम एन आई एन टू पी, इसका यूज होगा एम क्या ले रखे हैं, एम ले रखे हैं इन्होंने मैक्सिमम रोज कितनी ले सकते हो, एन आई क्या ले रखा है, मैक्सिमम कॉलम ले रखा है। सेम इस तरह से एन टू बी के लिए ले रखा होगा, और पी भी वेरिएबल जो यूज करने हैं, आई जे के भी आप प्रोग्राम करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों लिया। क्लियर स्क्रीन मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी क्लियर स्क्रीन का यूज़ क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का होता है ताकि आपको आउटपुट जो हो वो एक नए पेज पे मिले। अब क्या हो गया, अब आपने बता दिया कि हमने कौन कौन से डिक्लेयर कर लिया एलिमेंट्स को। अब क्या करवाना है, क्या क्या किस किस को क्या करना है प्रोग्राम में, आपको मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को। तो पहले आप क्या करोगे, एंटर द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन होता है, ताकि जो ये आपकी डायमेंशन है मैट्रिक्स का वो एक नए पेज पर आए। फिर उसी को अगर आपको जो आपने प्रिंट करवाना है उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो आप उसको स्कैन एफ का यूज़ करते हो। अब ये क्या है, परसेंट डी का मतलब क्या है, और ये क्या है, एंड एम है और एंड एन आई है, मतलब ये जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो ए मैट्रिक्स है, ए की मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो कितने हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, और ये कितने हो सकते हैं, एन आई कॉलम। तो मतलब ये क्या है, परसेंटाइल डी का मतलब क्या हुआ कि जब जब मैं कोई इंटीजर वैल्यू लूंगी वो एम की जगह स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला परसेंटाइल डी इसके लिए यूज़ है और ये वाला इसके लिए यूज़ है। फिर क्या करवाओगे, डायमेंशन पहले ए का करवाओगे, फिर सही सेम प्रोसीजर बी के लिए अप्लाई करा,
क्लियर है। अब देखो ए की मैट्रिक्स इन्होंने कितनी बताई है, एम। ए मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने, ए की मैट्रिक्स इन्होंने बता रखी है, ए बता रखी है एम क्रॉस n1 की। बी मैट्रिक्स क्या बताई, n2 क्रॉस p की। अब आप मुझे ये बताओ ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब आपके पास क्या होगा, n1 इक्वल होगा n2 के, तभी पॉसिबल है। अगर n1 n2 के इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली वाली का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो दूसरी वाली के रो के इक्वल होने चाहिए। तो अब इन्होंने बोला प्रिंट एफ करवा दिया 1। अब वो कहता है इफ कंडीशन लगा दी कि अगर n1 ये होता है नॉट इक्वल टू, अगर n1 नॉट इक्वल टू नॉट तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। वही लिखा इन्होंने कि अगर n1 नॉट इक्वल टू n2 है देन मल्टीप्लिकेशन के नॉट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स डायमेंशन जो है वो इनकम्पेटेबल है। इनकम्पेटेबल मतलब कि उसको हम नहीं कर सकते जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं। गेट सी एच प्रोग्राम खत्म। अब क्या है, एग्जिस्ट, एग्जिट करते हैं, एग्जिट 0 बाहर आ जाएंगे। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखते हैं दो केस हो सकते हैं, देखो या तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये केस बताया जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब हम दूसरा केस लेकर चलते हैं। अब फिर क्या करा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करा। पहले क्या था, डायमेंशन बताया उसका, फिर एलिमेंट्स को दोबारा से एंटर करवाया। फिर किसके लिए करा, आई, वही सेम फॉर आई 0। 0 से स्टार्ट करोगे तो ऑर्डर कितना जाएगा, लेस देन m जाएगा। आई प्लस प्लस जे के लिए फिर हमने स्टार्ट करा, स्कैन एफ करवा लिया। मैट्रिक्स कितने की बन जाएगी, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट, मतलब आई जो है वो रो के लिए है और कॉलम के लिए सेम वही ए मैट्रिक्स के लिए। फिर बी के लिए करवाएंगे, बी के लिए भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करा। ये केस था जब n1 n2 के इक्वल नहीं है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि n1 n2 के इक्वल है तो हम वो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। देखो अब ए मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर दिया, उसकी नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिक्लेयर कर दिया, उसको स्कैन करवा दिया। फिर सिमिलरली बी के लिए केस अप्लाई करा। फिर क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सी मैट्रिक्स को आपको लेकर आना है। अब देखो फॉर आई 0 ये क्या करा है, ये इन्होंने किसके लिए यूज करा है, ये यूज करा है उसको कैलकुलेशंस के लिए। इनिशियलाइजेशन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स C to 0, इन्होंने सी आई जे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया, पहले 0 कर दिया, लेट कर लिया उसको कि हमने 0 ले लिया। फॉर आई 0 लेस देन m आई प्लस प्लस। फॉर जे ये आई और जे को क्या बता दिया, अब ये किसके, अब मुझे ये बताओ ये किसके एलिमेंट बता रखे हैं। सी, मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी है इसको एक नया नाम दे देते हैं सी। ये कितने ऑर्डर की बनेगी, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर n1 n2 के इक्वल है, जो सी मैट्रिक्स है वो बनेगी m क्रॉस p की। यही सेम करा, आई 0, आई मतलब ये उसकी नंबर ऑफ रोज होंगी और ये नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो ये आई 0 लेस देन m, देख ये क्या है, जो सी मैट्रिक्स आप डिफाइन करोगे पहले उसको क्या करा, इनिशियलाइजेशन 0 कर दिया, तो ये 0 के लिए एलिमेंट डिफाइन करें। और सेकेंड केस क्या करा, अगर वो 0 नहीं आ रही, सी के भी 2 पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन करने पर या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। एक केस ये बता दिया कि दो मैट्रिक्स ले उनकी मल्टीप्लिकेशन करी और आंसर आपका 0 मैट्रिक्स आ गया। और दूसरा केस क्या है, देखो आई, अभी सी मैट्रिक्स इन्होंने बता रखी है कितने क्रॉस कितने की बनेगी। सी मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, आपकी सी मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी आपके पास m क्रॉस p की। लेकिन अब आपको ये क्या बता रखा है, ये कैलकुलेशन वर्क बता रखा है। या तो देखो सी आई 0 आएगा, अगर जो सी मैट्रिक्स है वो 0 आएगी। अगर 0 नहीं आ रही तो आपको पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया, हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, हम पहली रो को ए की पहली रो को हर कॉलम पर अप्लाई करेंगे और इस टाइप का एलिमेंट आएगा। तो इन्होंने भी यही चीज़ डिफाइन करी कि जो सी आई जे के एलिमेंट क्या आएंगे, पहले इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कर क्या रखा है, हमने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रखा है। कैसे आती है, कोरस्पॉन्डिंग, जैसे इसमें देखो ए आई जे निकालना है। ए आई जे का मतलब हम इसका एलिमेंट है, हम इसमें इसकी एंट्री दे देते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास क्या है सी, आपको क्या निकालना है, आपको ये पहला एलिमेंट निकालना है C11। तो C11 करने के लिए तो कैसे होगा, जितने भी ए के एलिमेंट है, ए आपके जैसे ये चीज़ है, जैसे मैंने इसमें ये इस एलिमेंट को क्या नाम दोगे, ये आपका पहला एलिमेंट आएगा, ये C11 आएगा। सी की मैट्रिक्स से क्या करा, पहली रो को पहले के साथ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से C11 एलिमेंट आएगा। सेम यही चीज़ इन्होंने करी है, मतलब यहाँ ये क्या डिफाइन कर रखा है कि C11 कैसे आएगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को
उसके और फिर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, यही चीज करी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा, दिस को दिस से करा प्लस, दिस को दिस से करा प्लस, दिस को दिस से करा प्लस, ठीक है, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। यही सेम चीज कैलकुलेशन बता रखी है, मल्टीप्लाई और प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या हो जाएगी आपके पास सी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जो ये प्रोसीजर कर रखा है, ये क्या कर रखा है, प्रिंट। आपको पता है जब भी हम एलिमेंट्स की एंट्री करवाते हैं तो 2 बार लूप चलाते हैं, मतलब प्रिंट है, पहले हमने क्या करवाया, एलिमेंट्स को एंटर करवाया, फिर हमने दोबारा से ये तो क्या करवाया, एलिमेंट्स को, फिर हमने क्या करा कि ये होता है आपका न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन मतलब हर एक क्या हो, मैट्रिक्स जो हम दे रहे हैं वो अलग अलग से आए, फॉर्मेट अच्छा लगे, तो हम क्या करते हैं, हमने लाइन करेक्टर का यूज़ कर, न्यू लाइन का यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ना दो, कोई दिक्कत नहीं, ना दो, हम डायरेक्ट ही हम एक बार भी दे सकते हैं, ये दोबारा ना लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ही इसमें सी भी कर सकते हैं, मतलब ना बी को दोबारा करते हो कि हम बी, देखो वही सेम चीज़ कर रखी है, दोबारा से ए और बी को प्रिंट करवा रखा है, हम नहीं भी करवाते, हम यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं, प्रिंट एफ मैट्रिक्स सी। ये सिर्फ इसलिए यूज़ कर रखी है दोबारा से, जब हमने इसको करवाया, दोबारा से हमने इसको इसलिए प्रिंट करवाया ताकि क्या हो जाए, न्यू लाइन करेक्टर आ जाए, लाइन न्यू लाइन में आए, और क्या हो, ये किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टली स्पेस के लिए होता है, ताकि हम हॉरिजॉन्टल स्पेस दे सके। जैसे आपके पास अगर आप ए मैट्रिक्स लोगे, एलिमेंट है 1 2 3 इस टाइप से, स्पेस देने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि ये एलिमेंट क्या है, 1 1 है, ये कितना है, 1 2 है। अगर स्पेस ना दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ से या ऐसे बन जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 2 है, कौन सा 1 3 है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्पेस का यूज़ करते हैं ताकि वो स्पेसिंग रहे। सेम बी के लिए हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी, वही सी मैट्रिक्स क्या होती है, वही होती है ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी, फिर सी कितने क्रॉस कितने की बनेगी, वही देखो बनी, ये आई की एंट्रीज कहाँ से है, 0 से लेकर, 0 लोगे तो लेस देन एम जाएगा, 1 लोगे तो लेस देन इक्वल्स टू एम जाएगा, फिर जे डिफाइन करा, फिर सी मैट्रिक्स डिफाइन हो गई, सी यही है दोनों की मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई हो कैसे रही है, ये इन्होंने पहले इसमें बता दिया कि हम सी की मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करके हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई, सिर्फ यही लॉजिक को इसमें यूज़ करा हुआ है। क्लियर। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, सी मैट्रिक्स आ गई, सी मैट्रिक्स में भी वही यूज़ करा ताकि पेज कनेक्ट, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यूज़ करी ताकि आपके एलिमेंट जो सी मैट्रिक्स के आए मल्टीप्लाई करने पर आए वो अलग अलग आए, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर हम लास्ट में यूज़ करते हैं गेट सी एच। गेट सी एच क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या, गेट सी एच किसका पार्ट होता है, जब हम कोनियो डॉट एच का यूज़ करते हैं तभी हम गेट सी एच और आपका क्लियर स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।